हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IDJ मैथमेटिक्स विद अमित सिंह। तो बच्चों, जो है कि आज हमारा जो टॉपिक है वो है फंक्शन। जो फंक्शन होता है बच्चों, ये कैलकुलस का बिल्कुल बेसिक पार्ट होता है। मतलब जितनी भी कैलकुलस है वो फंक्शन के इर्द गिर्द ही घूमेगी। ठीक है, तो कैलकुलस अंडरस्टैंड करने के लिए हमें फंक्शन की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, और कैलकुलस एक वे में इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई जेई एडवांस का जो है, आप बोल सकते हैं 50% पेपर जो है वो केवल कैलकुलस से रहेगा। ठीक है, तो कैलकुलस में बच्चों जो है उसमें कैलकुलस की स्टार्टिंग ही फंक्शन से एक तरह से आप बोल सकते हो होती है। और अगर कोई बच्चा केवल फंक्शन ही करके जाए जे एडवांस के लिए, सॉरी केवल कैलकुलस ही करके जाए जे एडवांस के लिए, तो ये मान के चलो एटलीस्ट वो 50% तो स्कोर करके आएगा। कोई बच्चे की अगर कोई प्रिपरेशन ना हो और पूरे साल में केवल वो बच्चा 2 बार या 3 बार पूरी की पूरी कैलकुलस 2 या 3 बार अगर लगा लेता है, तो मान के चलो तो कट ऑफ तो उसका क्लियर होना ही होना है। एटलीस्ट 50% पोर्शन जो होता है जे एडवांस के अंदर वो हमारा कैलकुलस से होता है। ठीक है, तो कैलकुलस से इसलिए भी होता है, एक्चुअली में क्या होता है कि कैलकुलस के अंदर बच्चों जो है क्वेश्चन जो आएगा, देखिए कैलकुलस के अंदर बच्चों जो है फंक्शन पता होने के लिए हमें पहली बात तो 2 चीजें पता होनी चाहिए। एक सेट क्या होता है ये पता होना चाहिए, एक रिलेशन क्या होता है ये पता होना चाहिए। अब देखिए बच्चों, जो कैलकुलस है, ठीक है, कैलकुलस है बच्चों, कैलकुलस के अंदर देखिए सबसे पहले टॉपिक जो आएगा हमारा वो आएगा फंक्शन। फंक्शन के बाद आएगा बच्चों हमारे पास लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेबिलिटी, फिर आएगा बच्चों हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये हो गया हमारे पास बच्चों डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों हमारे पास डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल। देखिए बच्चों, इसके बाद आता है हमारे पास बच्चों इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व। ठीक है बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो क्वेश्चन आ गया बच्चों ये आ गया हमारे पास इंटीग्रल कैलकुलस में आ गया। ठीक है, तो बच्चों जो कैलकुलस है वो 2 पार्ट में बेसिकली डिवाइड है। मतलब एक है हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस, एक है हमारा इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, तो डिफरेंशियल कैलकुलस जो है वो इतना पोर्शन हो गया, इतना ये जो है लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और जो इंटीग्रल कैलकुलस हो गया इसमें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये इतना टॉपिक इंटीग्रल कैलकुलस में कवर होगा। अच्छा देखिए, कैलकुलस का मेजर पोर्शन जो है वो जे एडवांस में इसलिए और पूछा जाता है क्योंकि जितना भी आप इंजीनियरिंग में जाओगे बच्चों वो सारे का सारा आपको कैलकुलस ही पढ़ना है। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड ब्ला ब्ला ब्ला, जैसे वॉल्यूम आपको निकालना है या एरिया जो भी है, हर जगह कैलकुलस यूज होना है। ठीक है ना, तो जितना भी है बच्चों आपका है वो आगे कैलकुलस यूज होना है। इस वजह से जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है कैलकुलस का पोर्शन ज्यादा है। अलजेब्रा जो है वो यहीं पे रह जाएगी अब। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट सेमेस्टर में आपको मैट्रिक्स जजमेंट पढ़ना पड़ेगा बस। ठीक है, रैंक वगैरह निकालने का उसमें होता है, आइगन वैल्यूज वगैरह, आइगन वेक्टर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो जो फंक्शन है बेसिकली क्या है बच्चों, कैलकुलस का फंडामेंटल पार्ट है। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं उन बच्चों को जिन बच्चों की तैयारी अभी तक नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। इफ दे आर फोकसिंग टू जे एडवांस, तो एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स पूरी की पूरी कैलकुलस उनको पूरे साल में लगानी है। एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स। ठीक है, अच्छी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बच्चों की अच्छी प्रैक्टिस कैसे होगी हमारी। ठीक है, एक तो चैप्टर हो गया बच्चों लिमिट, ये चैप्टर। ठीक है, एक चैप्टर हो गया बच्चों हमारे पास इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। लिमिट जब आपको अच्छे से आएगी बच्चों, तो लिमिट से आप कंटिन्यूटी आएगा और कंटिन्यूटी से ही आप डेरिवेटिव कर पाओगे। ठीक है, मतलब अगर लिमिट आपको नहीं आता तो इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बच्चों जब आएगा आपको तभी आप डेफिनेट एरिया अंडर कर्व या डिफरेंशियल इक्वेशन प्रोसीड कर पाओगे। मतलब अगर मैं बोलूं कि डिफरेंशियल कैलकुलस के लिए जो बेसिक चीज है वो क्या है, लिमिट। आपको लिमिट आना चाहिए। और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए बेसिक चीज क्या है हमारे पास, सॉरी इंटीग्रल कैलकुलस के लिए हमारे पास बेसिक चीज क्या है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आना चाहिए। ठीक है, तो आप ये मान के चलो, ठीक है, कि फंक्शन तो हमें आना ही आना चाहिए, तभी सारी चीजें हमें समझ में आएंगी। मतलब फंक्शन एक तरह से आप कह सकते हो पूरा फंडामेंटल है। ठीक है, उसका पूरे की पूरी कैलकुलस में हमें हर जगह यूज देखने को मिलेगा।
कोई भी ऐसी जगह नहीं होगी जहां पे हम कैलकुलस में फंक्शन का यूज नहीं देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वापस अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं कि भाई देखो, जो अगर आप लोगों को जो एडवांस का पेपर क्लियर करना है तो आप ये मान के चलो आपको कैलकुलस के अंदर, ठीक है, अच्छी कमांड रखनी है। मतलब जब मैं कोटा में पढ़ाई करता था तो हमारे टीचर्स तो यही कहते थे भाई कि अगर कैलकुलस आपका अच्छा नहीं है तो मान के चलो रिपीट करना है, और यही मैं आप लोगों से कहूंगा। अगर कैलकुलस अच्छा नहीं है तो आप भी ये एज्यूम कर लो कि आपको रिपीट करना ही पड़ेगा। ठीक है, इफ यू आर एमिंग फॉर आईडीज। ठीक है, तो अच्छी कोशिश करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप कैलकुलस अच्छा करिए, एटलीस्ट 50% तो आप स्कोर कर ही ले जाएंगे। और जो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है ना, इसमें क्या होता है, टेंजेंट नॉर्मल वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जिन बच्चों ने 2D में बहुत अच्छा कोनिक नहीं किया हुआ है, टेंजेंट नॉर्मल के क्वेश्चन वो यहाँ से बना ले जाते हैं, क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल के केसेस जो है वो यहाँ पे और वहां पे कॉमन हो जाते हैं, इस वजह से इसका वेटेज जो है और बढ़ जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों फंक्शन जो है। ठीक है, फंक्शन स्टार्ट करने के पहले मैं कहना चाहूंगा बच्चों, ये जो दो टॉपिक हैं, ठीक है, ये दो टॉपिक बच्चों आपको आने चाहिए। ठीक है, जिन बच्चों को ये दो टॉपिक नहीं आते हैं, इन दो टॉपिक्स का डिस्क्रिप्शन जो है वो हमारे पास डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक। ठीक है, आप सेट्स और रिलेशन डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। ठीक है, आपको वहां पे इन दोनों टॉपिक्स के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, सेट रिलेशन जब आएगा तभी आपको फंक्शन पूरा क्लियरली समझ में आएगा, और फंक्शन जब आएगा तब आपको पूरी कैलकुलस समझ में आएगी। ठीक है, तो आप ये मान के चलो बच्चों, हमें पूरी कैलकुलस अच्छे से करनी है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम फंक्शन। ठीक है, तो जो फंक्शन की हमारे पास बच्चों तीन डेफिनेशन है। ठीक है, कितने डेफिनेशन, तीन। डेफिनेशन 1 ऑन द बेसिस ऑफ सेट्स, डेफिनेशन 2 क्या है बच्चों, राइटिंग का तरीका है, और डेफिनेशन 3 जो है बच्चों वो क्या है कि दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, उनको रिलेट करके जो हम फंक्शन बनाते हैं वो। तो बच्चों जो है ये डेफिनेशन तीन टाइप की है। ठीक है, डेफिनेशन 1, ठीक है, डेफिनेशन 2, तीन तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं फंक्शन को, एंड डेफिनेशन 3। ठीक है, डेफिनेशन 1 जो है बच्चों, ये हम सेट को यूज करके डिफाइन करते हैं। ठीक है बच्चों, डेफिनेशन 2 जो है बच्चों, ये फंक्शन एज अ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर, फंक्शन एज अ ऑर्डर्ड पेयर। डेफिनेशन 3 जो है बच्चों, वो दो वेरिएबल एक्स और वाई को रिलेट करके, टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। तो ये तीन तरीके से बच्चों जो है हम अपनी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप अगर फंक्शन को डिफाइन करना चाहते हो तो आपके पास तीन तरीके हैं, डेफिनेशन 1, डेफिनेशन 2 एंड डेफिनेशन 3। डेफिनेशन 1 ऑन द यूजिंग ऑफ सेट्स। ठीक है, डेफिनेशन 2 क्या है, ऑर्डर्ड पेयर को डिफाइन करके, ऑर्डर्ड पेयर के टर्म्स में। ठीक है, डेफिनेशन 3 क्या है, दो वेरिएबल्स एक्स और वाई के टर्म्स में। अब देखिए बच्चों, हम बात करते हैं डेफिनेशन 1 की। डेफिनेशन 1 यूजिंग सेट्स। ठीक है बच्चों, तो डेफिनेशन 1 क्या कहती है बच्चों, फंक्शन इज अ रिलेशन। देखिए बच्चों, ये मैंने फंक्शन लिखा है, ये रिलेशन लिखा है। ठीक है, बिटवीन टू सेट्स ए एंड बी रिटन एज एफ such that a to b such that every element of set A is related to exactly one element of set B. अब देखिए बच्चों, ध्यान देने वाली क्या बात है कि भाई हम इसे लिखते कैसे हैं। ठीक है,
एफ सच दैट ए टू बी, इस तरह लिखते हैं। अभी क्या इसका मीनिंग होता है ये मैं बताता हूं। सच दैट, ये पूरी लाइन अंडरलाइन कर देता हूं मैं। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब क्या है बच्चों यहाँ पे कि भाई दो सेट है हमारे पास, ठीक है, दो सेट है हमारे पास, एक सेट ए है एक सेट बी है। सच दैट सेट ए का एक एलिमेंट जो है वो सेट बी के एक एलिमेंट से जरूर रिलेट करना चाहिए, ठीक है। सेट ए का हर एक एलिमेंट, सेट ए का हर एक एलिमेंट वो सेट बी के एक एलिमेंट से रिलेट करना चाहिए। कहने का क्या मतलब है बच्चों, देखिए जैसे सपोज बच्चों 1 2 3 4 5 6, और यहां पे दिया हुआ बच्चों 1 4 9 16 25 36 49 एंड सो ऑन, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो ये मान लिया बच्चों हमने सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए से सेट बी में हम रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो सपोज एक रिलेशन है बच्चों की, यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इससे रिलेट कर रहा है, ये इससे रिलेट कर रहा है, 3 9 से रिलेट कर रहा है, 4 16 से रिलेट कर रहा है, 5 25 से रिलेट कर रहा है, 6 36 से रिलेट कर रहा है, ठीक है ना बच्चों। तो यहां पे देखिए क्या कह रहा था, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के हर एक एलिमेंट की, सेट ए के हर एक एलिमेंट की एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी से रिलेशन होना चाहिए, एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी से रिलेशन होना चाहिए। मतलब क्या है, पहली कंडीशन हमारे पास सेट ए का हर एक एलिमेंट रिलेट करना चाहिए। किससे रिलेट करना चाहिए, सेट बी के हर एक किसी भी एलिमेंट से, ठीक है। सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के किसी भी एलिमेंट से रिलेट करना चाहिए, ठीक है। देखो ये बात समझ में आई बच्चों आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए सपोज बच्चों यहाँ पे ए बी सी दिया हुआ है, ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ए सपोज अल्फा से रिलेट कर रहा है, बी बीटा से रिलेट कर रहा है, सी जो है गामा और डेल्टा से रिलेट कर रहा है। सपोज बच्चों ये सेट x है मेरे पास, ये सेट y है, तो क्या ये बच्चों एक फंक्शन है? नो। डेफिनेशन क्या कह रही है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का हर एक एलिमेंट, सेट ए मतलब फर्स्ट सेट जो है, तो सेट x का हर एक एलिमेंट इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। अब ये देखिए जो c है ये हमारा दो एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। बात समझ में आई बच्चों आपको, ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि C जो है इसकी दो इमेज मिल रही है हमें, ठीक है ना। C गामा से भी रिलेट कर रहा है, C डेल्टा से भी रिलेट कर रहा है। इसी तरह देखते हैं बच्चों, एक फंक्शन और देखते हैं बच्चों। सपोज बच्चों ये एक सेट A है, ये एक सेट B है, ये A B C D दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये क्या है बच्चों, ये भी हमारे पास फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए क्या कह रहा है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का हर एक एलिमेंट, क्या सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी से रिलेट कर रहा है? नहीं। डी देखिए यहां पे क्या है, छूट गया, तो डी भी जब रिलेट कर जाएगा तब ये फंक्शन होगा। बात समझ में आने क्या, अभी क्या है, इस कंडीशन में ये फंक्शन नहीं है। इसको फंक्शन बनाने के लिए डी की कोई भी इमेज आप बना दीजिए, कोई भी इमेज, सपोज मैंने 3 के साथ बना दी, क्या ये फंक्शन बन गया? जवाब है यस। सेट ए के हर एक एलिमेंट की सेट बी में एक इमेज है, ठीक है। अब कोई बच्चे सोचेंगे सर बी में 5 तो बच गया, ठीक है, बी में 5 बचे, कोई एलिमेंट बचता है तो सही, कोई बचता ना बचे तो सही, इससे फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा जो फंक्शन है वो हमेशा हमें किस में देखना है, ए टू बी में देखना है, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट ए के हर एक एलिमेंट की सेट बी में एक इमेज होनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? ठीक है, एग्जाम्पल कुछ और देखते हैं बच्चों। अब सपोज बच्चों ये एक सेट है ए, ये एक सेट है बच्चों बी। देखिए बच्चों यहाँ पे 1 2 3 4 5 है,
और यहाँ पे अल्फा बीटा गामा, मान लीजिए 3 एलिमेंट है। 1 की इमेज भी अल्फा है, 2 की इमेज भी अल्फा है, 3 की इमेज भी अल्फा है, 4 की इमेज बीटा है, 5 की इमेज भी बीटा है। क्या ये एक फंक्शन है? यस, ये एक फंक्शन है। वापस से डेफिनेशन देखिए बच्चों, क्या कह रहा है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के हर एक एलिमेंट की सेट बी की क्या एग्जैक्टली एक एलिमेंट से रिलेट कर रहा है? यस। अब देखिए 1 भी अल्फा से रिलेट कर रहा है, 2 भी अल्फा से रिलेट कर रहा है, 3 भी अल्फा से रिलेट कर रहा है। तो एक से ज्यादा एलिमेंट एक से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन एक एलिमेंट 2 से रिलेट नहीं कर सकता। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? भाई -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, ऑब्वियस सी बात है। -2 का स्क्वायर 4 होता है, +2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो उसमें एक ही एलिमेंट की, एक से ज्यादा एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है, लेकिन एक ही एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? तो आई होप कि आपको फंक्शन की डेफिनेशन समझ में आई होगी। क्लियर है बच्चों? चलिए देखते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बच्चों, ये जो वर्ड था, ये जो नोटेशन थी, ये जो मैंने आपको बताई है, इसका मीनिंग क्या होता है? अब सपोज बच्चों देखिए, f such that a to b, ये कहीं पे लिखा होता था। तो जिन बच्चों ने कोचिंग अभी तक नहीं ली है, ठीक है, उनको ये चीजें नहीं बताऊंगी, क्योंकि बोर्ड्स में तो हमें इन चीजों का मतलब ही नहीं होता था। जैसा टीचर ने हमें समझाया वैसे जाके हम एग्जाम में कराते थे। ठीक है, अभी देखिए बच्चों क्या है यहाँ पे, f such that a to b, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है बच्चों? ये फंक्शन है, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम a to b such that a जो है इसका क्या कहलाएगा? डोमेन। क्या कहलाएगा बच्चों? डोमेन। जो पहला सेट है बच्चों क्या कहलाएगा? डोमेन। इसका मतलब क्या होता है? a जो है इस सेट का क्या है? डोमेन। जो दूसरा सेट है बच्चों उसको क्या बोलेंगे? कोडोमेन। क्या बोलेंगे बच्चों? कोडोमेन। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों? अब जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी बच्चों, ठीक है ना, हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी बच्चों? फंक्शन इज अ रिलेशन from a to b written as f such that a to b such that every element of set A must related to exactly one element of set B। ये डेफिनेशन बच्चों ने पढ़ी। ठीक है, अब देखिए बच्चों, तो यहाँ पे जो सेट ए है, सेट ए क्या हो गया बच्चों? हमारा डोमेन। ठीक है, यहाँ पे सेट ए क्या हो गया बच्चों? हमारा डोमेन। ठीक है बच्चों, तो सेट ए को बच्चों जो है यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? डोमेन बोलेंगे। सेट ए क्या हो गया हमारे पास बच्चों? डोमेन। ठीक है, सेट बी क्या हो गया बच्चों? ये हो गया कोडोमेन। सेट बी को हम बोलेंगे कोडोमेन, सेट ए को बोलेंगे डोमेन, सेट बी को बोलेंगे कोडोमेन। जिस सेट में आप फंक्शन बना रहे हो, पहले सेट को हम बोलेंगे डोमेन, दूसरे सेट को क्या बोलेंगे? कोडोमेन। तो आई होप आप लोगों को बच्चों ये चीज समझ में आई होगी। तो अब जब भी आपको इस तरह का फंक्शन दिखाई देगा, इसका मतलब जो पहला सेट है वो क्या है? उसकी डोमेन। जो दूसरा सेट है बच्चों वो क्या है? उसका कोडोमेन। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं बच्चों, रेंज क्या होता है। ठीक है, डोमेन देख लिया, कोडोमेन देख लिया, रेंज क्या होगा? रेंज क्या होती है बच्चों? दोज एलिमेंट ऑफ सेट बी, दोज एलिमेंट ऑफ सेट बी which are associated with some element of set A is known as range।
अर्थात सेट बी के वो एलिमेंट जो सेट ए के किसी भी एलिमेंट से रिलेट कर रहे हैं वो उस फंक्शन की रेंज कहलाएंगे। ठीक है, those element of set B which are associated or related with some element of set A is known as range। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं बच्चों, समझते हैं मैपिंग से कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज का क्या मीनिंग हुआ। सपोज वेरी फर्स्ट एग्जांपल जो बच्चों हमने लिया था, ठीक है, सेट ए है बच्चों हमारे पास, सेट बी है, फंक्शन एक ए से बी में हमने बनाया बच्चों। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 1 4 9 16 25 36 49 64। सपोज बच्चों ये है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए बच्चों हमने क्या है जो रिलेशन बनाया बच्चों वो स्क्वायर का बनाया है। तो 1 किससे बच्चों रिलेट करेगा, 1 से, 2 4 से, 3 9 से, 4 16 से, 5 25 से एंड 6 36 से। तो बच्चों डोमेन क्या हुआ, डोमेन ऑफ फंक्शन वो क्या हो गया हमारे पास, सेट ए। तो डोमेन क्या हो गया बच्चों हमारे पास, हम डोमेन ऑफ फंक्शन मैं इस तरह से लिख देता हूं सपोज। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो गया बच्चों, सेट ए हो गया। क्या क्या एलिमेंट हो गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कोडोमेन ऑफ फंक्शन क्या, कोडोमेन क्या हो गया बच्चों, सेट बी हो गया। ठीक है, तो कोडोमेन जो हो गया बच्चों हो गया सेट बी। कोडोमेन क्या हो गया हमारे पास, 1 4 9 16 25 36 49 एंड 64। ठीक है, ये कोडोमेन बच्चों होंगे हमारे पास। रेंज क्या होता है बच्चों, रेंज के बारे में देखिए क्या होता है बच्चों, those element of set B which are associated with some element of set A is known as range। ठीक है बच्चों, सेट B के वो एलिमेंट जो सेट A के किसी एलिमेंट से रिलेट कर रहे हैं वो किस में आएंगे, रेंज में आएंगे। मींस रेंज जो होगा वो सेट B से ही निकल के आएगा। 1 4 9 16 25 एंड 36 ये किस में आ गया बच्चों, हमारा रेंज में आ गया। ठीक है बच्चों, तो डोमेन हो गया हमारा, कोडोमेन हो गया, रेंज हो गया। समझ में आ गया बच्चों, जो पहला सेट है, ठीक है, पहला सेट दैट इज नोन एज डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन। रेंज को आप ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, कई लोग आर ऑफ एफ भी लिखते हैं, तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, मतलब रेंज ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन लाइक दिस। ये डोमेन हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब जो सेट बी है उससे ही हमारी रेंज निकल के आनी है। जो एलिमेंट जो है वो सेट ए से रिलेट कर रहे हैं वो उसकी रेंज हो गई। ठीक है, तो जो रेंज होगी बच्चों वो हमेशा क्या है, कोडोमेन से छोटी होगी या कोडोमेन के बराबर होगी, कभी भी कोडोमेन से बड़ी नहीं हो सकती है रेंज हमारी। ठीक है, अब जिन क्वेश्चंस में कोडोमेन नहीं दिया होगा उसमें आपको आर मान के चलना है, ऑल रियल वैल्यूज। ठीक है बच्चों, ये आगे की बातें हैं, जब डोमेन रेंज निकालना सिखाऊंगा तब की बातें हैं ये। ठीक है, अभी देखते हैं बच्चों आगे। डोमेन हो गया, कोडोमेन हो गया, रेंज हो गया। अब देखिए बच्चों क्या हुआ कि आपके पास कोडोमेन में कई बार जो वैल्यूज है सेट बी में वो बच जाती हैं। कोडोमेन में आपके पास वैल्यूज बच जाती हैं, जैसे यहाँ पे आपको 2 वैल्यूज दिख रही हैं, बच गई। तो अगर कोडोमेन में कोई एलिमेंट बच गया तो हम बोलेंगे ये फंक्शन जो है इनटू फंक्शन। ठीक है, कौन सा फंक्शन बोलेंगे बच्चों, इनटू फंक्शन। अगर कोडोमेन में कोई वैल्यू नहीं बची तो हम बोलेंगे बच्चों ऑनटू फंक्शन। ठीक है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ द एलिमेंट लेफ्ट इन द कोडोमेन वी कैन डिवाइड द फंक्शन इनटू 2 पार्ट्स। on the basis of codomain we can divide the function in 2 parts.
फर्स्ट फंक्शन इज बच्चों इनटू फंक्शन और दूसरा फंक्शन क्या होगा ऑन टू फंक्शन। ठीक है बच्चों, ऑन टू। ठीक है बच्चों, इनटू मतलब कोडोमेन में कोई एलिमेंट बच गया। सपोज बच्चों ये ए सेट है, ये बी सेट है, ठीक। यदि कोडोमेन में कोई एलिमेंट बच गया तो हम क्या बोलेंगे बच्चों इनटू फंक्शन। अच्छा, इनटू फंक्शन को सबसे आसान याद करने का तरीका क्या है कि हम इस तरह से याद कर सकते हैं बच्चों कि इनमें से कुछ एलिमेंट लिए हमने, मतलब रेंज में जो एलिमेंट है क्या आ गया इनमें से है। ठीक है ना, इसलिए हम क्या बोलेंगे इनको इनटू। याद करने का तरीका इनटू फंक्शन, इनमें से कुछ एलिमेंट हमने ले लिए। ठीक है ना, मतलब कुछ बच गए, इनमें से मतलब इनटू। ठीक है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है बच्चों जब कोडोमेन में हमारे पास कोई एलिमेंट ना बचे। ये ए है, ये बी है और फंक्शन जो बना रहा है वो ए से डी में बना रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे बच्चों क्या है, सेट ए में भी 4 एलिमेंट थे, सेट बी में भी 4 एलिमेंट थे, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के सारे एलिमेंट से इन्वॉल्व है। ठीक है ना, सेट बी में कोई भी एलिमेंट नहीं बचा तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे बच्चों ऑन टू फंक्शन। ठीक है बच्चों, ऑन टू फंक्शन को बच्चों हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों सर्जेक्टिव फंक्शन। भाई याद कैसे करें सर्जेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव का मीनिंग क्या हुआ बच्चों सारे के सारे, देखिए सर आ रहा है ना सर, सब सारे के सारे जो एलिमेंट थे कोडोमेन में वो क्या हुए इन्वॉल्व हो गए, तो क्या हो गया बच्चों वो सर्जेक्टिव फंक्शन हो गया। ठीक है बच्चों, तो आपको मैंने बच्चों 2 चीजें बताई। अगर कोडोमेन जो है बच्चों, ठीक है, वो रेंज से बड़ी है, ठीक है, आप इसको बोलोगे बच्चों इनटू फंक्शन। ठीक है, अगर एलिमेंट बच गए कोडोमेन में तो कैसा फंक्शन हो गया इनटू। अगर बच्चों कोडोमेन जो है हमारी रेंज के बराबर आ जाए इसे हम बोलेंगे ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन, ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन। क्लियर है बच्चों? सो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट लेफ्ट इन द कोडोमेन वी कैन डिवाइड द फंक्शन इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज इनटू, यदि कोडोमेन में कोई एलिमेंट्स बच गए तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों इनटू फंक्शन, और कोडोमेन में अगर एलिमेंट नहीं बचे तो उसे क्या बोलेंगे बच्चों ऑन टू फंक्शन। ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चों, इसके बेसिस पे बच्चों हम जो है इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सॉरी, अब आगे क्या क्या रिलेशन बन सकते हैं इनटू ऑन टू वो देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, रिलेशन बिटवीन 2 सेट्स, रिलेशन बिटवीन 2 सेट्स। अब देखिए बच्चों हम पढ़ रहे हैं फंक्शन ही, ठीक है, लेकिन 2 सेट में क्या क्या रिलेशन बन सकते हैं ये हम देखते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, एक एलिमेंट एक से एसोसिएटेड रहे, ठीक है, ऐसे को हम बोलेंगे बच्चों 1 1। ठीक है, एक एलिमेंट एक से ज्यादा से एसोसिएटेड हो, ठीक है, रिलेशन पढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये क्या हो गया बच्चों 1 मैनी, एक एलिमेंट एक से ज्यादा से एसोसिएट हो रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों इसे 1 मैनी। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों मैनी 1, एक से ज्यादा एलिमेंट एक से एसोसिएट हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों मैनी 1। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे जो ये बच्चों कैसा रिलेशन हो गया, ये हो गया बच्चों मैनी मैनी। तो बच्चों देखिए यहाँ पे जो रिलेशन हुआ बच्चों वो भी हमारे पास 4 टाइप के आ गए।
पहला रिलेशन क्या हुआ बच्चों, 1 1। दूसरा क्या हुआ बच्चों, 1 मैनी, एक से ज्यादा। फिर क्या हुआ बच्चों, मैनी 1, एक से ज्यादा, एक से रिलेट हो रहा है, एक से ज्यादा, एक से रिलेट, मैनी 1, मैनी मैनी, एक जो है कई से रिलेट हो रहा है, ठीक है ना बच्चों, इस तरह से मैनी मैनी, ठीक है बच्चों, दिख रहा है आपको। अब देखिए बच्चों, हमने फंक्शन की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, फिर भूलने की जरूरत नहीं है हमें। फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन टू सेट्स ए एंड बी written as f such that a to b such that every element of set a is related to exactly one element of set b, ठीक है, सेट b के exactly one element से। तो बच्चों ये तो हमारा फंक्शन हुआ, ये बच्चों हमारा फंक्शन नहीं हुआ, एक एलिमेंट की दो इमेज आ रही है, ये बच्चों हमारा फंक्शन हुआ। देखिए इसकी भी एक इमेज, इसकी भी एक इमेज, इसकी भी एक इमेज, इसकी भी एक इमेज, चारों एलिमेंट्स की एक एक इमेज ही आ रही है। जबकि इसकी देखिए बच्चों 3 एलिमेंट है, तो ये भी हमारा फंक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो बच्चों क्या है कि दो सेट के बीच में हमारे पास रिलेशन तो 4 हो सकते हैं, कौन कौन से, 1 1, 1 मैनी, मैनी 1, मैनी मैनी। लेकिन इसमें जो फंक्शन बनेंगे बच्चों, वो दो फंक्शन बनेंगे, कौन कौन से, 1 1 फंक्शन एंड मैनी 1 फंक्शन, ठीक है बच्चों। कौन कौन से दो फंक्शन बनेंगे बच्चों, 1 1 फंक्शन एंड मैनी 1 फंक्शन, ठीक है बच्चों। तो 1 1 फंक्शन और मैनी 1 फंक्शन, दो फंक्शन आएंगे हमारे पास, और ये दो हमारे जो है रिलेशन में नहीं आ पाएंगे। अभी हमने जो फंक्शन बच्चों डिफाइन किया वो कितने टाइप से डिफाइन किया, दो टाइप से। नंबर ऑफ एलिमेंट को डोमेन में अगर बच गए तो बोलेंगे इनटू, और नहीं बचे तो क्या बोलेंगे, ऑनटू, ठीक है। कोडोमेन नंबर ऑफ एलिमेंट अगर बच गए तो क्या बोलेंगे, इनटू, और अगर नहीं बचे तो क्या बोलेंगे, ऑनटू, ठीक है। अब इन दोनों को बच्चों मिक्स करते हैं तो हमारे पास 4 टाइप के फंक्शन आ जाएंगे, 1 1 इंटू, 1 1 ऑनटू, मैनी 1 इंटू, मैनी 1 ऑनटू। अब इन चारों को बच्चों जो है हम मिक्स करते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन देखते हैं बच्चों। तो इसके बेसिस पे जो है फंक्शन बच्चों हमारा 4 टाइप का हो गया। देखते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, ठीक है, ये सेट ए, ये सेट बी है, ठीक। अब देखिए बच्चों, एक एलिमेंट एक से एसोसिएट हो रहा है, एक एलिमेंट एक से एसोसिएट हो रहा है, एक एलिमेंट एक से एसोसिएट हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, 1 1 फंक्शन, ठीक है बच्चों। क्या कोडोमेन में कोई एलिमेंट बचा है, नहीं बचा है, इसका मतलब बच्चों ये क्या हो गया, ऑन टू। इस फंक्शन को बच्चों हम क्या बोलेंगे, 1 1 ऑन टू। 1 1 ऑन टू को बच्चों हम और नामों से जानते हैं, जैसे बाइजेक्टिव फंक्शन, या बच्चों तीसरा नाम से भी जानते हैं, बाई यूनिफॉर्म फंक्शन, ठीक है बच्चों। एक नाम और जानते हैं बच्चों इसे हम बोलते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है। अगर आपसे कोई बोलता है भाई 1 1 ऑन टू, अंडरस्टूड है हमारे, 1 1 ऑन टू तो हमें पता ही है। अगर कोई बोलता है नहीं भाई बाइजेक्टिव फंक्शन, मतलब क्या है, 1 1 ऑन टू। कोई बोलता है बाई यूनिफॉर्म फंक्शन, मतलब क्या है, 1 1 ऑन टू। कोई बोलता है इन्वर्टिबल फंक्शन, हम क्या बोलेंगे बच्चों, 1 1 ऑन टू, ठीक है। तो 1 1 ऑन टू के ही क्वेश्चन जो है ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। तो 1 1 ऑन टू को 3 डिफरेंट नेम से और जानते हैं, बाइजेक्टिव, बाई यूनिफॉर्म एंड इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, दूसरा टाइप हो गया हमारे पास 1 1 इंटू, 1 1 इंटू। एक एलिमेंट बच्चों एक से एसोसिएटेड है, कोडोमेन में एलिमेंट बच गया, इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, 1 1 इंटू, ठीक है, ठीक है बच्चों, 1 1 इंटू। एक एलिमेंट एक से एसोसिएट हुआ और कोडोमेन में एलिमेंट हमारे पास बच भी गए। बच्चे दो टाइप देख लेते हैं बच्चों, मैनी 1 इंटू एंड मैनी 1 ऑन टू। अब देखिए बच्चों, अब देखते हैं मैनी 1 इंटू, बहुत ही पतला बन गया। अब देखिए मैनी 1 देखिए बच्चों,
एक से ज्यादा, एक से एसोसिएट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया मैनी वन। ठीक है, क्या कोडोमेन में कोई एलिमेंट बचा? नहीं बचा, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? मैनी वन ऑन टू। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई। कोडोमेन में एलिमेंट बचा तो हम डिसाइड कर सकते हैं इनटू या ऑन टू। एक एलिमेंट एक से एसोसिएट हो रहा है तो वन वन, एक से ज्यादा एलिमेंट एक से एसोसिएट हो रहा है तो मैनी वन। अब देखिए बच्चों, मैनी वन इनटू का एग्जांपल देख लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। क्या बच्चों कोडोमेन में एलिमेंट बचे? यस, कोडोमेन में एलिमेंट बचे। तो ये फंक्शन कैसा हो गया बच्चों? इनटू। एक से ज्यादा एलिमेंट एक से एसोसिएट हो रहा है, इसलिए क्या कैसा हो गया बच्चों? मैनी वन। तो ये फंक्शन कैसा हो गया बच्चों? मैनी वन इनटू फंक्शन। So on the basis of number of elements left in the codomain, we can divide the function into two parts, into and onto. अगर एलिमेंट्स जो है कोडोमेन में बचे हैं तो हम बोलेंगे इनटू, अगर एलिमेंट जो है कोडोमेन में नहीं बचे हैं तो हम बोलेंगे ऑन टू फंक्शन। ठीक है, और भाई एक एलिमेंट अगर एक से एसोसिएट हुआ है तो हम बोलेंगे वन वन। एक से ज्यादा एलिमेंट एक से एसोसिएट हुए हैं तो हम क्या बोलेंगे बच्चों से? मैनी वन। सो फंक्शन जो है हमारे चार टाइप के आगे निकल के, वन वन ऑन टू, वन वन इंटू, मैनी वन ऑन टू, मैनी वन इंटू। वन वन ऑन टू को हम तीन डिफरेंट नाम से और जानते हैं। कौन कौन से तीन नाम है बच्चों? बाइसेक्टिव, बाई यूनिफॉर्म एंड इनवर्टिबल फंक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो फंक्शन है बच्चों वो चार टाइप के होते हैं। तो आई होप बच्चों डेफिनेशन वन सभी बच्चों को समझ में आई होगी। अब मूव करते हैं बच्चों डेफिनेशन टू की तरफ। देखते हैं बच्चों डेफिनेशन टू। डेफिनेशन टू, ठीक है बच्चों। फंक्शन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। फंक्शन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है बच्चों। फंक्शन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, फंक्शन एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ये क्या है बच्चों? बस फंक्शन को लिखने का तरीका है और कुछ भी नहीं है बच्चों। फंक्शन को डिफरेंट तरीके से लिखने का एक तरीका है। ठीक है बच्चों, दिस इज जस्ट एन अलजेब्रिक वे ऑफ राइटिंग अ फंक्शन, राइटिंग अ फंक्शन, नथिंग एल्स। अभी क्या है बच्चों, पहली डेफिनेशन में हम किस तरह से लिख रहे थे बच्चों? देखिए पहली डेफिनेशन में इस तरह से बच्चों हम लिख रहे थे कि 1 2 3 4 5 सपोज, और 1 4 9 16 25 एंड 36 सपोज, इस तरह से बच्चों थे। फंक्शन है बस ये 1 इससे रिलेट कर रहा था, 2 4 से रिलेट कर रहा था, 3 9 से, 4 16 से एंड 5 25 से। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लिख रहे थे बच्चों। अब देखिए बच्चों, इसे यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे? f इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट में 1 किससे एसोसिएट हुआ? 1 से। 2 किससे एसोसिएट हुआ? 4 से। 3 किससे एसोसिएट हुआ? 9 से। 4 किससे एसोसिएट हुआ? 16 से। एंड 5 किससे एसोसिएट हुआ बच्चों? 25 से। ठीक है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट हम बच्चों बंद कर देंगे। तो क्या किया देखिए बच्चों, हमने इसे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में हमने लिख दिया कि पहला एलिमेंट जो है वो सेट ए को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट जो है वो सेट बी को बिलोंग करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया हमारे पास बच्चों? लिखने का एक तरीका हो गया। ठीक है, यहाँ पे पहला एलिमेंट सेट ए को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी को बिलोंग करेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों कि कौन कौन से एलिमेंट एक फंक्शन होंगे, आप कैसे पहचानोगे? ठीक है, अगर बच्चों देखिए इसमें केवल 3 कंडीशन है बच्चों। ठीक है, केवल 3 कंडीशन है। इफ ए बी बिलोंग्स टू फंक्शन, इट मीन्स A belongs to set A and B belongs to set B। पहली चीज तो अगर ये फंक्शन को बिलोंग कर रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है भाई? A किधर जा रहा है बच्चों? ठीक है, सेट A से, एंड B किधर से आया है? सेट B से। ठीक है बच्चों, A किधर से आया है? सेट A से, और B किधर से आया है बच्चों? सेट B से। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों दूसरा क्या है बच्चों? फॉर ऑल, इसे क्या कहते हैं बच्चों मैथमेटिक्स में? फॉर ऑल।
ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है, ए के फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए, जैसा कि हम क्या बोल रहे थे, सेट ए के हर एक एलिमेंट की सेट बी में एक इमेज होनी चाहिए, वही यहां पे बोल रहा है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए देयर मस्ट एग्जिस्ट, इसे क्या बोलेंगे बच्चों, देयर मस्ट एग्जिस्ट, फॉर ऑल देयर मस्ट एग्जिस्ट सम बी बिलोंग्स टू सेट बी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए देयर एग्जिस्ट सम बी बिलोंग्स टू बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू फंक्शन, ठीक है बच्चों। ए अगर ए को बिलोंग करता है, देयर एग्जिस्ट सम बी बिलोंग्स टू बी इफ ए बी जो है वो फंक्शन को रिलेट करते हैं। इफ यहां पे कर लीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा, इफ, ठीक है बच्चों। तीसरा केस क्या है बच्चों, इफ ए बी बिलोंग्स टू फंक्शन एंड ए सी बिलोंग्स टू फंक्शन, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था बच्चों, सेट ए के हर एक एलिमेंट की सेट बी में केवल एक यूनिक इमेज होगी। ये कह रहा है ए बी से भी रिलेट कर रहा है, ये कह रहा है ए सी से भी रिलेट कर रहा है, किससे रिलेट कर रहा है बच्चों, सी से। ये कह रहा है ए बी से रिलेट कर रहा है, ये कह रहा है ए सी से रिलेट कर रहा है। इट मीन्स बच्चों जो बी है वही हमारा सी है, मतलब ये केवल हमको बेवकूफ बना रहा है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो हम कैसे पहचानेंगे बच्चों, कोई भी हमारा जो है रिलेशन जो कि ऑर्डर पेयर के सेट में दिया हुआ है वो एक फंक्शन है या नहीं, वो इन तीन बेसिक टर्म से हम पहचानेंगे कि अगर ए भी फंक्शन को डिफाइन कर रहा है, इसका मतलब है ए जो है वो हमारे सेट ए को बिलोंग करेगा और बी जो है वो सेट बी को बिलोंग करेगा। दूसरा बच्चों, फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए देयर मस्ट एग्जिस्ट सम बी बिलोंग्स टू बी इफ ए बी बिलोंग्स टू एफ, ठीक है। तीसरा क्या बच्चों, अगर ए बी भी फंक्शन को बिलोंग कर रहा है, ए सी भी फंक्शन को बिलोंग कर रहा है, तो जो बी होगा वो सी के बराबर होगा, ठीक है बच्चों। तो ये हुई बच्चों डेफिनेशन नंबर 2, ठीक है। डेफिनेशन 2 में बाकी कुछ भी सीखने के लिए नहीं है, बस यही इन तीन मूलभूत बातों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर इन तीन बातों का ध्यान रखते हैं बच्चों तो यहाँ पे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए डेफिनेशन 3 करते हैं। डेफिनेशन 3, ठीक है बच्चों। डेफिनेशन 3 जो बच्चों हम x और y दो वेरिएबल को रिलेट करके लाते हैं। फंक्शन इन टर्म्स ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y। सपोज बच्चों दिया हुआ है y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ठीक है बच्चों, इसे हम बोलेंगे बच्चों ये फंक्शन है, ठीक है। कई बार बच्चों जो है y ही हमारा जो होता है वो fx होता है, कई बार हमें fx दे दिया जाता है कि fx इक्वल्स टू 2x प्लस 3, तो y दिया हो या fx दिया हो बात एक ही है, fx को आपको y ही एज्यूम करना है, ठीक है बच्चों। यहां पे देखिए बच्चों y इक्वल्स टू जैसे बच्चों दे दिया हमें x स्क्वायर माइनस 3, हमें y इक्वल्स टू दे दिया बच्चों x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 या कुछ भी दे दिया बच्चों, y इक्वल्स टू साइन x, ठीक है बच्चों, y इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। तो ये जो बच्चों चीजें हैं, ठीक है, जब हम a और b को x और y को बच्चों रिलेट कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, तो उनसे हम क्या कहेंगे, डेफिनेशन 3 जो है बच्चों क्या है हमारी, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y। सिंपल बच्चों लिखने का एक तरीका है, नथिंग एल्स, ठीक है। और सबसे ज्यादा बच्चों जो यूज होता है हमारा वो यही तरीका यूज होता है, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें बात करते हैं बच्चों डोमेन की या रेंज की, ठीक है। तो डोमेन क्या होती है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। डोमेन क्या होती है बच्चों, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y is always real and exists, set of all
रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच y exists. सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y exists. ठीक है बच्चों, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y exists, जिससे कि x की सारी रियल वैल्यूज का सेट जिससे हमारा जो y है वो एग्जिस्ट करे. कोडोमेन क्या हो गया बच्चों? अगर क्वेश्चन में बच्चों दिया है कोडोमेन, ठीक है, तो ठीक है. अगर नहीं दिया है तो आपको हमेशा ऑल रियल वैल्यूज ही लेनी है. ठीक है, सेट में अगर फंक्शन में कोडोमेन दिया है तो ठीक है, और नहीं दिया है तो आपको ऑलवेज क्या लेना है बच्चों? आर. ठीक है, रेंज क्या हो जाएगी बच्चों? यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगी? सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ वाई obtained from input of all real values of x. ठीक है, set of all values of y obtained from input of all real values of x. मतलब x के लिए हमने इनपुट दिया और y के लिए आउटपुट आया. तो आउटपुट जो है वो क्या है? रेंज है. इनपुट क्या है? डोमेन है. सिंपल सी बात है. ठीक है बच्चों, तो सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y ऑब्टेन फ्रॉम इनपुट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x. ठीक है, x क्या था हमारे पास? डोमेन थी. डोमेन क्या हो गया? सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y एग्जिस्ट. ठीक है बच्चों, तो ये हो गया डोमेन. कोडोमेन हमें क्वेश्चन में दी होगी, नहीं दी होगी तो हमें क्या हमेशा अज्यूम करना बच्चों? ऑल रियल वैल्यूज आर. ठीक है, रेंज हमें समझ में आ गया. x की हर एक वैल्यू से जो आउटपुट आया उसका जो सेट है उसे हम रेंज बोलेंगे. ठीक है बच्चों, आई होप क्लियर हुआ होगा आप लोगों को. ठीक है, तो फंक्शन इन टर्म्स ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y. ठीक है, अब देखते हैं बच्चों, इसे थोड़ा सा और समझते हैं. अब देखिए बच्चों, फंक्शन क्या है समझने के लिए बच्चों सबसे आसान तरीका है ग्राफ. अब x और y है, मतलब x के एक इनपुट पे हमें y का केवल एक ही वैल्यू चाहिए. यही तो अभी हमने पढ़ा भाई. अभी तक जो भी डेफिनेशन हमने पढ़ी है वो क्या पढ़ी है कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A देयर मस्ट बी एग्जैक्टली वन इमेज इन सेट B. सेट A के हर एक इनपुट के लिए, सेट A के हर एक एलिमेंट के लिए सेट B में केवल एक इमेज होनी चाहिए. ठीक है, यही तो हमने पढ़ा बच्चों. अब देखिए क्या है बच्चों, जैसे सपोज ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. ठीक है, कोई कर्व है बच्चों, यूं जा रहा है. पूछा किसी ने क्या ये एक फंक्शन है? यस, ये फंक्शन है. अब क्या करिए, y एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ कीजिए. अगर ये लाइन केवल एक जगह पे कट करती है पूरे के पूरी डोमेन में फंक्शन की, तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये एक फंक्शन है, अदरवाइज फंक्शन नहीं है. देखिए केवल y एक्सिस पैरेलल लाइन ड्रॉ की, केवल एक जगह कट कर दी, ये लाइन हमारी फंक्शन है. तो ये ग्राफ है बच्चों किसी फंक्शन का. देखिए बच्चों, y एक्सिस पे पैरेलल ड्रॉ की मैंने लाइन, क्या ये फंक्शन है बच्चों? नहीं. इसने देखिए x की एक वैल्यू के लिए y की 3 वैल्यू दी, तो ये एक फंक्शन नहीं है. मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों? जितने भी क्लोज कर्व होंगे वो फंक्शन नहीं होंगे. जितने भी क्लोज कर्व लाइक सर्कल हो गया, एलिप्स हो गया, पैराबोला हो गया, दे ऑल आर नॉट अ फंक्शन. ये हो गया जैसे, देखिए ये भी फंक्शन नहीं है. दिस इज अ फंक्शन बट दिस इज नॉट अ फंक्शन. ठीक है बच्चों, तो इसके लिए आपको क्या नीड है कि आपको फंक्शन के लिए ग्राफ जरूर आना चाहिए. ठीक है, तो आप जिन बच्चों को ग्राफ नहीं आता है वो क्या करें बच्चों, एक अमित अग्रवाल सर की बुक आती है प्लेइंग विद ग्राफ्स, उसके लिए आप देख सकते हैं. या अभी जब फंक्शन अभी मैं पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है, तो सारे के सारे फंक्शन जो है बच्चों वो मैं आगे एक्सप्लेन करता जाऊंगा. ठीक है, विद ग्राफ्स. ठीक है, अब देखते हैं बच्चों फंक्शन के टाइप्स. ये 3 डेफिनेशन थी हमारे पास. फंक्शन की पहली डेफिनेशन बच्चों थी यूजिंग सेट्स, दूसरी डेफिनेशन थी बच्चों ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, तीसरी थी बच्चों 2 वेरिएबल x और y की फॉर्म में. ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा. अगर कोई फंक्शन, ठीक है, अगर किसी कर्व का मैंने ग्राफ ड्रॉ किया और किसी ने पूछा ये फंक्शन है या नहीं है, आपने देखा
कि यदि पूरी की पूरी डोमेन में, ठीक है, वाई एक्सिस के कहीं भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करने पे ग्राफ को केवल वो लाइन एक जगह पे ही कट कर रही है तो वो फंक्शन होगी। अगर एक से ज्यादा जगह पे कट कर रही है तो फंक्शन नहीं होगी। ठीक है बच्चों, वो कर्व हमारा फंक्शन नहीं होगा। अब देखते हैं बच्चों, जो एलिमेंट्री फंक्शंस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं।